फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे देश भारत में भारत के इतिहास से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा खासा प्रश्न रहता है। भारत के इतिहास में 3 सेक्शन होता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैं आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास से ज़्यादा प्रश्न रहता है। और आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यह कहानी मुख्य रूप से 1453 में यूरोप में घटना तो यूरोप में घटा था, लेकिन विश्व के जो घटनाक्रम है उस घटना में इसका बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकला, गंभीर परिणाम निकला 1453 का। तो कहानी वहां से शुरू होता है। तो 1453 में क्या हुआ था? 1453 भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से भारत और यूरोप के बीच की कहानी है। उस कहानी को हम एनालिसिस करेंगे और कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों इस कहानी में होगा। चाहे क्वेश्चन कंसेप्ट से आवे या फैक्ट से आवे, उसका आंसर इस कहानी में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1453 में एक यूरोप के पूर्वी हिस्से में एक जगह है, उसका नाम है बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर, और उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल और हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। ये बाइजेंटाइन एम्पायर है और इसकी राजधानी है कुस्तुनतुनिया। अब हम इस कहानी को ले आते हैं यहां और देखते हैं कि ये बाइजेंटाइन एम्पायर कैसे बना। यहां ये रोमन साम्राज्य, एक अभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था, बहुत बड़ा। यूरोप में रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य टूट गया, 2 हिस्सों में बट गया। यह हुआ पूर्वी रोमन साम्राज्य और इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या हिंदी में उसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य हुआ उसकी राजधानी इटली थी। इसके 1000 साल बाद यानी तीसरी शताब्दी के 1000 साल बाद, तीसरी शताब्दी के लगभग 1000 साल बाद 1453 में विश्व के इतिहास में बहुत गंभीर घटना घटे और इसका बहुत महत्वपूर्ण परिणाम भी निकला। तो ये 1453 की घटना से ये जो कुस्तुनतुनिया पर यहाँ का जो तुर्की में एक साम्राज्य हुआ करता था, मैंने राइज किया, उत्थान हुआ एक साम्राज्य का। उस्मानिया सल्तनत उसको बोलते हैं और ऑटोमन तुर्क भी बोलते हैं। तो उस्मानिया सल्तनत का इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। तो अधिकार होने से जो व्यापार होता था यूरोप से और भारत से, वो व्यापार में व्यवधान पैदा हुआ, रुकावट पैदा हुआ। ये पहला रास्ता था, ये पहला एकलौता रास्ता था जमीन के रास्ते से, स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था ये यूरोप से, वो पहला रास्ता था, ये एकलौता रास्ता था। और ये जो है यहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर पर जो अधिकार हो गया ऑटोमन तुर्कों का, इससे लगभग ये रास्ता बंद हो गया। क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म का केंद्र था बाइजेंटाइन एम्पायर में, और
इस्लामिक साम्राज्य, ओटोमन तुर्क यानी इस्लामिक साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो ये रास्ता लगभग बंद हो गया। अभी जब रास्ता बंद हो गया, यूरोप का व्यापार भारत से अब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जमीन का रास्ता इकलौता था। चूंकि ऐसे व्यापारी पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, अफगानिस्तान, ईरान और इराक होते हुए तुर्की और यहाँ पहुंचते थे ओटोमन नहीं बाइजेंटाइन साम्राज्य में। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य से ही पूरे यूरोप में जो माल, जो सामान यहाँ से वस्तु ले आते थे, उसका सप्लाई होता था। ये रास्ता बंद हो गया। एक दूसरा रास्ता था, ये अरब के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे। दूसरे रास्ता से वो भूमध्य सागर, इधर फारस के खाड़ी, लाल सागर होते हुए इटली में इसका सामान यूरोप के देश में जो वस्तु भारत से व्यापार होता था, उसका सप्लाई होता था अरब के व्यापारी। लेकिन अरब के व्यापारी क्या किए कि जब पहला जो जमीन का रास्ता जो बंद हो गया, जो यूरोप के देश और भारत से जो व्यापार होता था, ये मनमानी तरीके से अपना पैसा वसूलने लगे। क्योंकि अकेले बच गए थे, तो ये मनमानी तरीके से पैसा वसूलने लगे, जिससे यूरोप के देशों को लाभ नहीं हो रहा था, उन्हें घाटा हो रहा था। तो यूरोप के देश चाह रहे थे कि भारत से समुद्री रास्ता से हम व्यापार करें, या समुद्री रास्ता उसको खोजें। कैसे खोजें? इस कहानी में है भारत में यूरोपियन क्यों आए, कैसे आए, कब आए और कहां आए, इस सब का जवाब इस कहानी में मिल जाएगा। तो यूरोपीय देश अब दोनों जो स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था वो भी बंद हो गया। ये समुद्र के रास्ते हिंद महासागर से जो अरब के व्यापारी करते थे, ये भी मनमानी तरीके से टैक्स तसीलने लगे, ये भी लगभग बंद हो गया। अब यूरोपीय देश आ रहे थे किसी तरह से समुद्री रास्ते से, यानी समुद्री रास्ते से होकर, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन, तो ये दो देश जो थे, पूरे यूरोपीय देश में सबसे ज्यादा अभिरुचि दिखाया है समुद्री रास्ता से भारत को खोजने में। हालांकि यूरोप के सभी देश चाह रहे थे कि हम भारत का खोज करें, यानी पूर्वी देश का भी खोज करें समुद्री रास्ता से, लेकिन सबसे ज्यादा पुर्तगाल और यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश देखा है। ये दो देश के राजा लोग भी बहुत काफी इंटरेस्टेड थे, अभिरुचि लेते थे। अब इसमें यह है कि हम देखेंगे कि जब ये दोनों रास्ता बंद हो गया, तो 1453 में एक घटना घटी विश्व में। उसके पहले हम आते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों जरूरत पड़ी समुद्री रास्ता खोजने के लिए यूरोपीय देशों को। तो चूंकि यूरोप जो है ठंडा प्रदेश है और वहां मांस मछली ज्यादा खाया जाता है ठंडा प्रदेश होने के कारण, और भारत में गरम मसाला है, तो गरम मसाला का व्यापार होता था, वो व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप के देश अब छटपटा रहे थे कि किसी तरह से समुद्री रास्ता से भारत का खोज किया जाए, भारत पहुंचा जाए, ताकि फिर गरम मसाला हमको प्राप्त हो और उसमें लाभ भी हमको हो, इस ख्याल से। और एक दूसरी बात है कि प्रिजर्व करते थे, गरम मसाला से वो मांस मछली को प्रिजर्व करते थे और प्राकृतिक तरीके से प्रिजर्व करते थे, ये भी कारण था। तो अब हम आ रहे हैं कि 1453 में ऐसी क्या घटना घटी कि पूरे यूरोप में उथल पुथल मच गया, और भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो टॉपिक है, इससे उसका पूरा संबंध है। 1453 में जो घटना घटे, उसका गंभीर परिणाम का पहला गंभीर परिणाम भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो गया। भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ।
1453 के घटना से भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हो गया। और दूसरा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कैसे हुआ? पुनर्जागरण हुआ, इसको हम बड़ा करते हैं रोमन साम्राज्य को, और मैप में बताते हैं कि ये जो आधा जो भाग है इधर हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य और ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य में जब अटैक हुआ था कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का, तो यहां से विद्वान दार्शनिक कलाकार ये लोग भागे और भाग करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य इसमें आ गए। इस देश इसमें इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य में एक देश है इटली। इटली यहाँ, और इटली में इनको शरण मिला। जब इटली में आए तो काफी तर्क वितर्क, ये अपने साथ ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य से प्राचीन साहित्य लाए थे, तर्क वितर्क हुआ, वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। तो ये जो है इटली में इनको शरण मिला, और इटली चूंकि संपन्न राष्ट्र था, इन लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, इटली कोई शरण देने में कोई परेशानी खड़ा नहीं की इटली के देश। तो अब हुआ कि इटली जो है, ऐसा एक प्रश्न भी होता है, प्रश्न आता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ? तो सबसे पहले विश्व में पुनर्जागरण इटली में हुआ। अगर ये प्रश्न आता है कि इटली में किस नगर में हुआ, तो फ्लोरेंस नगर में। फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में सबसे पहले पुनर्जागरण। और देश की बात आती है तो इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण। तो एक्चुअल में मध्यकाल का जो 1453 मध्यकाल का समय था, लेकिन जैसे जब पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण का मतलब सोए हुए लोग जाग, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सोया हुआ लोग जाग जाना, फिर से जाग जाना। पुनर्जागरण, फिर से जाग गए, यानी जो मध्यकाल में सो गए थे लोग वो फिर से जाग गए। तो जाग गए तो पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन, लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा हुई, तर्क वितर्क करने लगे। पहले भौगोलिक खोज इसका परिणाम हुआ, दूसरा पुनर्जागरण, तीसरा प्रबोधन का इनलाइटमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। इनलाइटमेंट तो इनलाइटमेंट जब हुआ, यानी प्रबोधन हुआ, तो लोग तर्क वितर्क करने लगे और वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। तो लोग सही और गलत का क्लियर समझने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी में धर्म सुधार, प्रबोधन के बाद धर्म सुधार उस समय, जैसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य तो की राजधानी इटली थी ही, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो ये बाइजेंटाइन एम्पायर है, यहाँ जब ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, इसको पूरे यूरोप में इसको धार्मिक केंद्र कहा जाता है, ईसाई धर्म का केंद्र था। आज जैसे इस पर अधिकार ऑटोमन तुर्कों का हुआ, तो लोगों का ईसाई धर्म से विश्वास डगमगाने लगा, तो उसमें धर्म सुधार हुआ। जैसे कि जो पुराने रीति रिवाज और पुराने मूल परंपरा को जो ईसाई धर्म में मानते थे, उसे कैथोलिक कहा गया, और जो सही और गलत कि ना ये गलत है, उसके लिए प्रोटेस्ट किए कि सही ये है, उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। और प्रोटेस्टेंट धर्म का अगुवाई मार्टिन लूथर ने किया। इस तरह से ये धार्मिक सुधार भी हुआ। और चूंकि उस समय का जो समाज था, उस समय का जो समाज था, उसको प्राचीन काल में मानव केंद्रित था। यानी तर्क वितर्क का जगह था इसमें। प्राचीन काल में मानव केंद्रित था, वैज्ञानिक सोच था प्राचीन काल में। और मध्यकाल में ईश्वर केंद्रित हो गया। मध्यकाल में ईश्वर केंद्रित, माने जो भी काम होता था ईश्वर को श्रेय इसमें दिया जाता था, ईश्वर केंद्रित। प्राचीन काल में मानव केंद्रित था, उसमें तर्क वितर्क था,
और वैज्ञानिक सोच था, लेकिन मध्यकाल जैसे आया तो मध्यकाल में ईश्वर केंद्रित हो गया। जो कोई भी कार्य मनुष्य करता था तो उसको सब श्रेय ईश्वर को चला जाता। तो मनुष्य को लगा कि हम क्यों काम करें, क्योंकि सारा श्रेय ईश्वर को जाता, हमको कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से मध्यकाल अंधकार युग एक तरह से अंधकारमय था। और जैसे पुनर्जागरण हुआ इटली में और प्रबोधन हुआ तो यूरोप में आधुनिक काल आ गया। और इसके बाद अभी जो समय है 1453 का, तो उसमें हो गया तर्क वितर्क। आधुनिक काल में तर्क वितर्क, वैज्ञानिक सोच। ये समाज उस समय का कैसा था इसको हमने बताया। एक हमने बताया था कि ये जो भारत से जो व्यापार होता था, इसमें एक उदाहरण है, जैसे स्पष्ट करने के लिए क्लियर कंसेप्ट है इसका, कि भारत से जो स्थलीय व्यापार होता था तो इसका क्या प्रमाण है। लोथल एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, और वहां से लोथल से, ये जो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां से मेसोपोटामिया और मिस्र की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो उस मोहरे से क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि भारत से प्राचीन काल में विदेशों का व्यापार निश्चित रूप से होता था, स्पष्ट है। उसके बाद मध्यकाल में भी होता था। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि यूरोपियन लोग समुद्री रास्ते से भारत को खोजने लगे। क्लियर हो गया कि दो रास्ता बंद हो जाने के कारण यूरोपीय देश जो है भारत को खोजने के लिए, चूंकि मसाला, जड़ी बूटी भारत से उनको व्यापार जो होता वो बंद हो गया था, तो उसको प्राप्त करने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए ये समुद्री रास्ता से खोजने लगे यूरोपीय देश। अब भौगोलिक खोज जो पहला कारण है 1453 का, कि 1453 का जो घटना घटी थी यूरोप में, तो उसका पहला कारण जो भौगोलिक खोज है। इस भौगोलिक खोज के बारे में हमको क्लियर कंसेप्ट जानना है कि भौगोलिक खोज क्या था। तो भौगोलिक खोज का कारण क्या है, क्यों भौगोलिक खोज करना पड़ा। तो उसका पहला कारण है कि बाइजेंटाइन एम्पायर पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार, पहला कारण है। दूसरा कारण है आविष्कार में हुआ, कंपास का आविष्कार हो गया, खगोलकी का हो गया, और बारूद का भी आविष्कार हुआ, नौकायन का भी उस समय खोज हुआ। ये सब से समुद्री रास्ते से भारत को खोजने में मदद मिला, बहुत काफी हेल्प मिला। ये हुआ। दूसरा बात के यूरोप के और देश तो चाहते ही थे कि समुद्री रास्ते से भारत का पता लगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगुवाई और सबसे ज्यादा मुखर हुए ये दो देश, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन चूंकि पुर्तगाल और स्पेन जो है समुद्र के तट पर है, और स्वाभाविक है कि हमारे देश भारत में जिस गांव में नदी रहती है तो वहां के लोग तैरना ज्यादा जानते हैं, और जिस गांव में नदी नहीं रहती है वहां के लोग कम जानते हैं। तो उसी तरह ये लोग जो समुद्र के तट पर रहने के कारण ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। यहाँ तक यहाँ के राजा लोग भी ज्यादा इंटरेस्ट लिए और अभिरुचि दिखाए। यहाँ तक कि प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के राजा थे, प्रिंस हेनरी, उनका उपाधि मिला था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। वो जो है दक्षिण अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है इसका पश्चिमी भाग इधर यहाँ का नक्शा तैयार करवाया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। वो नक्शा तैयार करवाया पश्चिमी अफ्रीका का, ये तट का। तो प्रश्न आता है कि अफ्रीका का नक्शा किसने तैयार करवाया, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। आंसर होगा कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार करवाया। ठीक है। उसके बाद एक बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से निकले भारत का पता करने के लिए, तो यहां आकर रुक गए थे। यहां इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप।
इसको आशा अंतरिक्ष या उत्तमाशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थो 1487 में 1487 ये यहां पहुंचे थे। इसको बार्थोलोम्यू डियाज ने तूफान का अंतरिक्ष भी कहा है, तूफानी अंतरिक्ष भी कहा है, क्योंकि तूफान यहां अक्सर आता है। तो बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में, जब 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज पहुंच गए केप ऑफ गुड होप, तब तो आसान हो गया। अब लगने लगा कि नहीं, भारत का समुद्री रास्ता से खोज हो जाएगा। लेकिन यहां से लौट गए, फिर चले गए पुर्तगाल। तो जब पुर्तगाल ने लौटे तो स्पेन देश जो पड़ोसी देश है वो कैसे पीछा रहता। वहां की महारानी थी इसाबेल, उनका कहना था कि पुर्तगाल जब समुद्री रास्ता भारत में पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता का खोज कर रहा है, इतना चहलकदमी कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, हमें भी तो करना है, कुछ करना है, हमें भी तो लाभ कमाना है, हमें भी तो व्यापार करना है भारत से। तो वह कोलंबस को महारानी ने भेजा भारत का पता करने के लिए। लेकिन कोलंबस रास्ता भटक गया और वो उत्तरी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो वो भारत नहीं आकर रास्ता भटकने के कारण भारत नहीं पहुंच सके और वो उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचे। कोलंबस यानी भारत का पता तो बाद में, अभी 1498 की कहानी आएगी, अभी हम 1492 में हैं। तो 1492 में कोलंबस 1492 में कोलंबस अमेरिका का पता किए। 1492 में कोलंबस अमेरिका का पता किए, लेकिन इनके नाम पर अमेरिका का नाम नहीं रखा गया है। नाम रखा गया है, एक इटली के यात्री थे अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिका का नाम रखा है अमेरिगो वेस्पुसी। 1492 कोलंबस ने अमेरिका का पता किए और सबसे पहले तो अफ्रीका तट का प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप। अब पुर्तगाल का मनोबल बढ़ा कि ये यहां तक जब हम लोग पहुंच गए केप ऑफ गुड होप होकर, तो निश्चित रूप से हम लोग भारत का पता समुद्री रास्ते से लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो 1497 में वास्को डी गामा यहां से निकलते हैं। 1497 में वास्को डी गामा निकलते हैं भारत का पता करने के लिए, और पुर्तगाल से ऐसे अपने आ रहे हैं यहाँ केप ऑफ गुड होप पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां से इनको भी पता नहीं चलता है कि भारत किधर है। इंडिया बोल रहे थे, इंडिया ऐसे बोल रहे थे कि इंडिया। तब तक संजोग कहिए या उनका भाग्य कहिए, अब्दुल मजीद से इनकी मुलाकात हो जाती है। अब्दुल मजीद जो थे वो गुजरात के व्यापारी थे, जिन्हें पथ प्रदर्शक कहा गया। पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, किसी बुक में मनीक भी है, लेकिन अब्दुल मजीद, ज्यादातर इतिहासकार लोग अब्दुल मजीद कहते, हमें ज्यादातर इतिहासकार का जो कहना वो मानना है। तो पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के जो गुजराती व्यापारी थे, और इन्हें पथ प्रदर्शक कहा गया है इतिहास में। तो इन्हीं के सहायता से वास्को डी गामा भारत में यहां पहुंचते हैं कालीकट। इस जगह का नाम है कालीकट घाट। कालीकट घाट कहां है? केरल में है। कालीकट घाट केरल में है। और यहां पहुंचते हैं तो वहां के राजा, हिंदू राजा थे जमोरिन, इनका स्वागत करते हैं। चूंकि स्वागत करने का एक कारण भी था कि हम लोग इंडियन, भारत का एक संस्कार है कि जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है।
पहले से प्राचीन समय से ही, तो वैसे भी किए। और दूसरे में कि मसाला जो वहां से केरल में होता था, उसमें अकेले जो हिंद महासागर के व्यापारी मनमानी करते थे, जो खरीदते थे कम दाम पर, वो भी उनको लगा कि नहीं, अब एक व्यापारी आ गए तो मेरा जो दाम है, उचित दाम, जो कीमत है मसाला का, वो मिलेगा। तो हिंदू राजा जमुनी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कुछ दिन के बाद जब वास्को डी गामा लौटे पुर्तगाल, यहां लौटे तो उन्होंने 60 गुना लागत का, पूरी लागत का 60 गुना इनको फायदा हुआ, लाभ हुआ। साठ गुना साठ गुना इन्हें लाभ हुआ पूरी लागत का। जितना लागत इनको लगा था यात्रा में, 60 गुना इनको फायदा हुआ। यानी वास्को डी गामा रोडपति से तुरंत करोड़पति बन गए। जब जिस समय मध्यकाल में जो व्यापार होता था दोनों रूट से, ये स्थल मार्ग से और अरब के व्यापारी सिंध महासागर करते थे, उस समय हमारे देश का पूरे विश्व के व्यापार का 33% व्यापार करता था। हमारा देश कितना संपन्न था, इसको हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व के व्यापार का 33% हमारे देश से व्यापार होता था। अब इस तरह से 60 गुना जो फायदा हुआ, तो पूरे यूरोप के देश लालच भरी नजरों से देखने लगे। ये लोग भी छटपटाने लगे, हम लोग कब भारत पहुंचे। इस तरह से जो एक हमने जो कारण बताया था भारत आने के समुद्री रास्ता का, तो एक कारण और था कि एक मार्को पोलो यात्री जो थे, वो भी भारत और पूर्वी देश के संबंध में काफी बेशुमार दौलत का प्रशंसा किए थे यूरोप में। उससे भी यूरोप के देश चाह रहे थे किसी तरह समुद्री रास्ता से भारत का पता किया जाए। एक और कारण था, जो मध्यकाल में जो सामंतवाद चल रहा था, उसका जगह जो है, ये जो 1453 में उसके आसपास जो सामंतवाद का जगह पूंजीवाद ने लिया था। और पूंजीवाद में ऐसा होता है कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है, व्यापार करने के लिए व्यापार का जगह होना चाहिए। तो कच्चा माल भारत में प्रचुर मात्रा में था और आबादी भी थी, जगह भी था, वो भी बेचने के लिए एक स्थान मिल जाता, ये भी एक कारण था। इस तरह जो सिलसिला भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो शुरू हुआ, वो पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, इसके बाद अंग्रेज आए, इसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए। तो इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सिलसिला शुरू होता है। और हम अगले क्लास में लेक्चर 2 में ये बात करेंगे पुर्तगाली के संबंध में, कि पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ कैसे हुआ। और पुर्तगाली तो वास्को डी गामा पहुंच गए, लेकिन ये लोग अपना इसके बाद क्या क्या किए भारत में, माने तो उसका हम पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इस आज के टॉपिक से हमें पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास था, लेक्चर 1 था, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनता है उस सब का आंसर इसमें मिल जाएगा। और आने वाला समय जो मेरा क्लास होगा पुर्तगालियों का आगमन, उसमें पुर्तगालियों पर मैं डिटेल्स रूप में इतना ड्राफ्ट करूंगा, इतना बढ़िया से उसको चर्चा का कंसेप्ट और फैक्ट्स पर जो क्लास होगा, उसमें जो भी प्रश्न आएगा कंपटीशन में, जो उस सब के सब उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। आज इतना ही। अगले क्लास में पुर्तगालियों का आगमन अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।